ट्वेल्थ क्लास जो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने लेसन शुरू किया है वो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है। उस वीडियो में हमने ये बताया था कि प्रकाश किस तरीके से आवृत्ति पर निर्भर करता है, दहली तरंगदैर्घ्य क्या होती है, दहली आवृत्ति क्या होती है, कार्यफलन क्या होता है और फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या होता है। अब इस वीडियो में हम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के कुछ नियम पढ़ेंगे जो कंक्लूजन हमने पिछले वीडियो में निकाले थे। तो वही हमारे क्या है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम। पहला कंक्लूजन बच्चों हम लोगों ने क्या निकाला था, हम लोगों ने ये निकाला था कि किसी धातु से निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स के उत्सर्जन की जो दर होती है वो धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुपाती होती है। आप लोगों को बच्चों बताया भी था कि जब हम तीव्रता को बढ़ाते हैं, इस तरीके से हम डायग्राम ड्रॉ किया था, जब आपने क्या किया था, हमारी तीव्रता आएगी तो उत्सर्जन की दर क्या होती है, ये होती है। अब तीव्रता को बढ़ा देते हो, 2i कर देते हो, तो उत्सर्जन की दर भी हमारी क्या होती है, बढ़ जाती है ना। यानी कि जितनी तीव्रता हमारी ज़्यादा होगी उस पृष्ठ से निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या उतनी ही ज़्यादा हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, जब आपने तीव्रता को डबल किया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारी बढ़ गई। ठीक, तो पहला नियम हमारा यही है। पहला नियम हमारा क्या है कि किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, दूसरा बच्चों हम लोगों ने क्या कंक्लूजन निकाला था, हमने ये निकाला था कि जो गतिज ऊर्जा होती है वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। तीसरा क्या निकाला था कि जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है और आवृत्ति के बढ़ने पर क्या होती है, गतिज ऊर्जा हमारी बढ़ जाती है। तो दूसरा नियम हमारा क्या है, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन्स की उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तीसरा नियम क्या है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब आवृत्ति बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। ठीक, चौथा नियम क्या था कि अगर आप न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स धातु से उत्सर्जित नहीं होता। उस न्यूनतम आवृत्ति को हम क्या कहते हैं, दहली आवृत्ति कहते हैं। और अलग अलग मेटल्स के लिए जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी अलग अलग होती है। तो यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति से कम है तो धातु से
प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। इस न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं तथा भिन्न भिन्न धातुओं के लिए देहली आवृत्ति का मान भिन्न भिन्न होता है। पांचवा नियम क्या है कि जैसे ही कोई प्रकाश धातु के पृष्ठ पर गिरता है वैसे ही उस धातु से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। और धातु पृष्ठ पर, प्रकाश के पृष्ठ पर गिरने और इलेक्ट्रॉन के पृष्ठ से बाहर निकलने के बीच में कोई भी टाइम लैगिंग नहीं होती। टाइम लैगिंग मतलब इसमें कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होता। जैसे ही मेटल पर कोई प्रकाश गिरेगा तुरंत ही उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा पांचवा नियम है कि प्रकाश के धातु के पृष्ठ पर गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, अर्थात प्रकाश के पृष्ठ पर गिरने तथा इलेक्ट्रॉन के पृष्ठ से बाहर निकलने के बीच में कोई टाइम लैग नहीं होता। ठीक, तो ये हमारा पांचवा नियम हो गया। ये हमारे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम है, लॉज ऑफ इलेक्ट्रिक इमिशन। अब इनको जो है प्रूव करेंगे हम। इसके आइंस्टीन की जो प्लैंक थ्योरी थी उसको यूज़ करके हम क्या करेंगे, प्रकाश विद्युत समीकरण को हम लोग निकालेंगे। उससे पहले ये जो वेव थ्योरी थी वो फेल क्यों हो गई बच्चों, इसके तीन कारण थे। पहला कारण क्या था कि वेव थ्योरी में ये माना गया था कि जो प्रकाश होता है वो हमारा तरंगों के रूप में चलता है, और जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी तो आपको पता है कि जो आई होता है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है। जैसे कि हमने बताया कि तीव्रता को जब हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि उससे जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जन की तरफ बढ़ने लगती है ना, लेकिन ऊर्जा नहीं बढ़ती है, ये हमने बताया था। लेकिन अगर हम वेव थ्योरी को देखें तो ये इस नियम को फॉलो नहीं करता। क्यों? क्योंकि जब आप तीव्रता को बढ़ाओगे तो तरंगों का आयाम बढ़ेगा। जब तरंगों का आयाम बढ़ेगा तो इन तरंगों की ऊर्जा भी बढ़ेगी, क्योंकि E इज इक्वल टू होता है m इंटू एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटू ए स्क्वायर, है ना। तो जब आयाम बढ़ेगा तो उनकी ऊर्जा भी बढ़ेगी, और जब ये ऊर्जा बढ़ेगी तो धातु के पृष्ठ पर गिरने पर धातु के इलेक्ट्रॉन्स को अधिक ऊर्जा मिलेगी। मतलब जब तीव्रता बढ़ाओगे तो जो प्रकाश मेटल पर गिर रहा है, मान लो इस मेटल पर कोई प्रकाश गिर रहा है तो इन इलेक्ट्रॉन्स को अधिक ऊर्जा मिलेगी। जब ऊर्जा अधिक मिलेगी तो जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी ऊर्जा भी बढ़ जाएगी, यानी कि उनकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन जो विद्युत उत्सर्जन का नियम है वो क्या कहता है कि तीव्रता, अधिकतम गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। तो अगर हम वेव थ्योरी को फॉलो करते हैं तो ये इस नियम को बिल्कुल भी प्रूफ नहीं कर पाया। दूसरा क्या था कि जो प्रकाश तरंग की, हमने क्या कहा कि प्रकाश तरंगों की आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति से कम नहीं होनी चाहिए। अगर कम होगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे। लेकिन अगर हम वेव थ्योरी को फॉलो करते हैं तो ये भी नियम हमारा क्या हुआ, गलत साबित हुआ। वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि प्रकाश तरंगों की आवृत्ति चाहे कुछ भी हो, प्रकाश इलेक्ट्रॉन्स अवश्य निकलने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो क्या करती हैं, जैसे ही प्रकाश
की आवृत्ति चाहे कुछ भी हो, जैसे ही प्रकाश आपका मेटल पर गिरेगा तो क्या करेगा, ये धातु के इलेक्ट्रॉन्स को आवश्यक ऊर्जा दे देगा और वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति से कम है, चाहे उसकी तीव्रता कितनी ही ज़्यादा क्यों ना हो, है ना, तीव्रता बहुत ज़्यादा है लेकिन उसकी आवृत्ति एक मिनिमम आवृत्ति यानी कि दहलीय आवृत्ति से कम है, तो उस केस में उस मेटल से कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तो इसलिए भी हमारी वेव थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई, है ना। तीसरा क्या था, तीसरा ये था कि हमने ये माना था कि जैसे ही मेटल पर आपका प्रकाश गिरता है तुरंत ही उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है, इनके बीच में कोई टाइम लैग नहीं होता। लेकिन अगर वेव थ्योरी को अगर हम माने तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जैसे ही प्रकाश इस पर गिरेगा तो ये जो प्रकाश होगा वो क्या होगा, इसके आसपास के सभी इलेक्ट्रॉन्स में जो ऊर्जा है वो हमारी वितरित हो जाएगी, है ना। जब ये ऊर्जा वितरित हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसको इकट्ठा करने में उसे कुछ ना कुछ टाइम लग जाएगा, है ना। जब टाइम लगेगा तो उसका मतलब टाइम लग प्रकाश के गिरने और इससे इलेक्ट्रॉन के निकलने के बीच में टाइम लैग ज़रूर होगा, मतलब कुछ ना कुछ टाइम ज़रूर लगेगा। तो जब हम वेव थ्योरी को फॉलो करते हैं तो ये प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियमों को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इसीलिए जो प्लैंक की थ्योरी को यूज़ किया गया, जो आइंस्टीन थे उन्होंने प्लैंक की थ्योरी को यूज़ किया और प्लैंक की थ्योरी को यूज़ करके उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को डिराइव किया। ठीक, अब इस डेरिवेशन को हम लोग देखेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की डेरिवेशन हमारी क्या है उसको देख लीजिए। तो ये है हमारा आइंस्टीन का नेक्स्ट डेरिवेशन है, वो है हमारा आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस ऑफ आइंस्टीन। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे आइंस्टीन्स। ठीक, अब ये क्या था, प्लैंक थ्योरी क्या कहती है, प्लैंक थ्योरी के अनुसार जो हमारे प्रकाश होता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल्स के रूप में चलता है और इन बंडल्स को हम बोलते हैं फोटोन्स। ठीक, और जो एक फोटोन होता है, इस एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो होती है h²। तो प्लैंक ने ये माना था कि जो प्रकाश होता है वो इन फोटोन्स के रूप में चलता है और एक फोटोन के ऊपर एक पैकेट के पास इतनी एनर्जी होती है, या न्यू इसकी आवृत्ति है और h हमारा प्लैंक कांस्टेंट है ना। तो जो प्रकाश की तीव्रता होती है इन फोटोन्स की संख्या पर निर्भर करती है। तो जैसे ही क्या होता है, मान लो ये एक मेटल है, इस मेटल पर जैसे ही ये आपका क्या होगा, एक प्रकाश आपतित होगा, यानी कि फोटोन्स को जब आप इस पर गिराते हो तो ये फोटोन्स क्या करते हैं, अपनी सारी ऊर्जा उस धातु के जो इलेक्ट्रॉन है उनमें से किसी एक इलेक्ट्रॉन को देते हैं। वेव थ्योरी कहती है चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होते, चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। ये फोटोन क्या करेगा, अपनी ऊर्जा धातु के किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा और उसका खुद का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, वो फोटोन खत्म हो जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसकी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब उस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी आ गई, h² आ गई। इस एनर्जी का कुछ भाग वो क्या करेगा, मेटल से बाहर निकालने में खर्च करेगा और कुछ भाग को, उस एनर्जी का कुछ भाग क्या होगा, उसको गतिज ऊर्जा प्रदान करने में खर्च होगा। तो उस एनर्जी के दो पार्ट हो जाएंगे। एक पार्ट क्या होगा, वो ऊर्जा जो उसको बाहर निकालने में खर्च होती है, और किसी इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकालने में जो ऊर्जा खर्च होती है वो होती है हमारी कार्यफलन, यानी कि W के बराबर हो गई। ठीक, और दूसरा पार्ट इसका किस में खर्च होगा, बाकी बची ऊर्जा जो होगी, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना उसको गतिज ऊर्जा देने में खर्च होगा। तो उसकी गतिज ऊर्जा हो गई हमारी E के। तो जो एक फोटोन की ऊर्जा थी वो W और E के इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। लेकिन जब हम किसी मेटल पर प्रकाश डालते हैं तो उससे अलग अलग ऊर्जाओं के इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। क्यों निकलते हैं, इसलिए निकलते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो मेटल के बाहरी पृष्ठ से निकले। वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है धातु के अंदर से निकले। जब धातु के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को अंदर से पृष्ठ तक आने में अन्य इलेक्ट्रॉनों के प्रति आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा और वो परमाणुओं से टकराता हुआ क्या आएगा, धातु के पृष्ठ पर आएगा।
तो अपनी जो ऊर्जा हमने एच न्यू दी, तो उसका कुछ भाग उन परमाणुओं से टकराने में भी खर्च हो जाएगा। तो उसके पास एच न्यू एनर्जी नहीं बचेगी, एच न्यू से कम एनर्जी बचेगी, वो फिर इन दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। तो जब धातु के भीतर से इलेक्ट्रॉन्स निकलती हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो, एनर्जी धातु के पृष्ठ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से कम होती है। जो पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उनकी ऊर्जा ज़्यादा होगी। इसीलिए धातु से क्या होता है, विभिन्न विभिन्न ऊर्जाओं के इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ठीक, और अभी मैंने बताया कि जब हम धातु से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, एक फोटो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, तो ऊर्जा हमारी जो खर्च होती है वो कार्य फलन होती है, उसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एच न्यू का मान किसके बराबर हो गया, W प्लस ई के बराबर हो गया। ठीक, तो यहाँ से ई के बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस W। और आप लोगों को बताया बच्चों कि अभी मैंने बताया कि एक न्यूनतम आवृत्ति जो आप प्रकाश यहाँ पर डाल रहे हो, उसकी एक न्यूनतम आवृत्ति होनी चाहिए। उससे कम आवृत्ति का प्रकाश डालोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे, चाहे तीव्रता कुछ भी हो। तो उस न्यूनतम आवृत्ति को न्यू ज़ीरो यानी कि दहली आवृत्ति हम कहते हैं। तो जो W का मान होता है, तो जो W का मान होगा हमारा, वो किसके बराबर हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा एच न्यू नॉट। मतलब ये मिनिमम एनर्जी वो एच न्यू से लेगा। फोटोन हमने किस एनर्जी का डाला, एच न्यू का, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा एच न्यू में से इस एनर्जी को वो बाहर निकलने के लिए ले लेगा, और बाकी बची एनर्जी उसको गति ऊर्जा देने में खर्च हो जाएगी। तो इस वैल्यू को जब यहाँ पर रखते हैं तो एच न्यू बराबर हमको क्या मिल जाएगा, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। तो यहाँ आप लिखिए W का मान इक्वेशन 1 में रखने पर ये हमारा क्या हो जाएगा, ई के बराबर हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच को कॉमन ले लो, न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, और ये हमारे क्या है, ई के क्या है, हमारी अधिकतम गतिज ऊर्जा है। जो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो उसे हम हाफ एम वी मैक्सिमम का होल स्क्वायर ही लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हमारी क्या हो गई, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हो गई। अब इस इक्वेशन के बेस पर हम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के जो आपके पांचों नियम हैं उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे, पहला नियम हमारा क्या था कि जब हम तीव्रता को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, वो धातु के पृष्ठ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक, जब तीव्रता को बढ़ाओगे इसका मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स को आप बढ़ा रहे हो। जब नंबर ऑफ फोटोन्स को बढ़ाओगे तो उस धातु के पृष्ठ से उतनी ज़्यादा संख्या में फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ठीक, ये हमारा पहला नियम एक्सप्लेन हो गया। ठीक, अब दूसरा नियम यहाँ से आप देख सकते हो कि जब एच न्यू का मान बढ़ेगा, एच न्यू का मान बढ़ेगा तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे बढ़ेंगे। अब इस इक्वेशन में आप बच्चों देख सकते हो कि जो एच न्यू का मान आवृत्ति पर तीव्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है, या जो गतिज ऊर्जा है ये किस पर डिपेंड कर रही है, आवृत्ति पर। ये हमारा तीसरा नियम था कि गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर करती, आवृत्ति पर निर्भर करती, तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। तो इससे हमारे दूसरा और तीसरा नियम भी एक्सप्लेन हो गया। चौथा नियम क्या था कि अगर इस इक्वेशन में अगर न्यू का मान न्यू नॉट से कम होगा तो ये वैल्यू मेरी नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि जो गतिज ऊर्जा है उसका मान क्या होगा, 0 से कम होगा, लेकिन नेगेटिव होगा। ये कैसी हो जाएगी मेरी, नेगेटिव। लेकिन गतिज ऊर्जा नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो जो आप फोटोन डाल रहे हो उसकी एनर्जी या तो न्यू नॉट के बराबर होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, उससे कम संभव नहीं है। यही हमारा पांचवा नियम था कि अगर हम एक न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। वो आप देख सकते हो, क्योंकि क्यों नहीं उत्सर्जित होंगे, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तो उनकी गतिज ऊर्जा कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, जो कि हो नहीं सकती है। इसीलिए हम एक न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश धातु पर नहीं डाल सकते। ठीक, अब पांचवा नियम क्या था, पांचवा नियम ये था कि जैसे एक फोटो इलेक्ट्रॉन मेटल पर गिरता है तुरंत ही उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है, यानी कि वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, उस इलेक्ट्रॉन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ठीक, इसमें कोई भी टाइम लैगिंग नहीं होती। तो इस नियम के इस इक्वेशन से हमने क्या किया, पांचों नियमों को एक्सप्लेन कर दिया। आप ये देख सकते हो यहाँ पर कि जो गतिज ऊर्जा है वो हमारी तीव्रता पर निर्भर नहीं कर रही, आवृत्ति पर निर्भर कर रही है। दो नियम तो यहीं से हो गए।
तीसरा नियम, चौथा नियम भी यहाँ से ही हमारा प्रूफ हो गया। पहला नियम आप देख ही सकते हो, एच न्यू का मान जितना ज़्यादा होगा फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में बहुत आता है कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम लिखिए और आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण को आप क्या कीजिए, डिराइव कीजिए और उसके बेस पर उनकी व्याख्या कीजिए। तो आपको ये पूरा इसी तरीके से डेरिवेशन करना पड़ेगा और जो नियम हमने पीछे लिखे थे वो आपको बताने पड़ेंगे। अब इसके बाद बच्चों जैसे प्लांक ने जो फोटोन जो आइंस्टीन थे उन्होंने प्लांक की क्वांटम थ्योरी यूज़ की, तो उन्होंने फोटोन को यूज़ किया है ना। तो जो फोटोन्स होते हैं उनकी कुछ करेक्टरिस्टिक होती है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि किसी भी स्रोत से जो फोटोन जो विकिरण होता है वो हमेशा फोटोन के रूप में उत्सर्जित होता है और फोटोन जो होती है वो प्रकाश के वेग से चलते हैं। ये कुछ करेक्टरिस्टिक मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, नोट कर लीजिएगा। फोटोन के अभिलक्षण, पहला इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है कि जो रेडिएशन होता है वो रेडिएशन हमारा फोटोन्स के रूप में उत्सर्जित होता है किसी भी स्रोत से। ठीक है, और जो फोटोन्स होते हैं, ये जो फोटोन्स होते हैं ये प्रकाश के वेग से चलते हैं, प्रकाश के वेग से चलते हैं। अब प्रकाश का वेग बच्चों आप लोगों को पता है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक, दूसरा क्या है कि जो फोटोन्स होते हैं सभी फोटोन्स की एनर्जी क्या होती है, समान होती है और E = h न्यू के बराबर होता है, जहाँ न्यू आवृत्ति है। इसे हम hc/λ भी लिख सकते हैं। यहाँ c प्रकाश का वेग है और लैम्डा इसकी तरंग है। ठीक, तीसरा नियम क्या है, तीसरा ये है कि एक ही स्रोत से निकलने वाले सभी फोटोनों का निर्वात में वेग कैसा होता है, समान होता है। एक ही स्रोत से निकलने वाले सभी फोटोन्स का वेग समान, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक, अब इसके बाद जो चौथी प्रॉपर्टी वो क्या कहती है कि जब एक फोटोन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है, उसकी तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, इसीलिए उसका वेग भी बदल जाता है। आप यहाँ लिख सकते हो कि जब कोई फोटोन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आवृत्ति नहीं बदलती, लेकिन तरंगदैर्घ्य बदलने के कारण विभिन्न माध्यमों में वेग बदल जाता है। ठीक, जैसे कि लाइट में होता है, जब वेव थ्योरी में था ना हमारा कि जब प्रकाश की तरंगें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलती हैं तो उनका वेग बदलता है, सेम चीज़ इसमें भी होती है। ठीक, अब इसके बाद जो फोटोन्स होते हैं इनका जो रेस्ट मास होता है m0 वो क्या होता है, हमारा 0 होता है। रेस्ट मास m0 = 0 होता है और आइंस्टीन की रिलेटिविटी के अनुसार जो इनका गतिज द्रव्यमान होता है, उनकी गति के कारण जो द्रव्यमान होता है उसे हम गतिज द्रव्यमान कहते हैं और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा m = m0 √1 - v²/c²। ठीक, ये हमारा क्या होता है, गतिज द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो ये गति के कारण होता है और m = एक फॉर्मूला और भी है आपका कि m = होता है h ν/c²।
ठीक। यहाँ एच हमारा, यहाँ एम हमारा क्या है, गतिज द्रव्यमान। गतिज द्रव्यमान मतलब फोटोन की गति के कारण द्रव्यमान। ठीक। एम इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर भी होता है। इसको आप लोग संवेग अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे, ये यहाँ से P इज इक्वल टू बच्चों m इंटू वी होता है, तो यहाँ पर m इंटू सी हो जाएगा, तो किसी प्रकाश का वेग है। और m की वैल्यू होती है हमारी यहाँ पर h न्यू अपॉन सी स्क्वायर इंटू सी, सी से सी कट गया, ये बचा h न्यू अपॉन सी। ठीक। और c बराबर होता है न्यू इंटू लैम्डा। m बराबर हमने निकाला अभी h न्यू अपॉन सी, और चूंकि c बराबर होता है न्यू इंटू लैम्डा, कैसे निकला ये फॉर्मूला, v इज इक्वल टू एन लैम्डा से हमने ये निकाल लिया प्रकाश के वेग के लिए। जहाँ c वेग हो गया, न्यू आवृत्ति हो गई, ये न्यू है, और लैम्डा तरंग दैर्घ्य हो गई। इसको इसमें रख दो आप लोग, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा h न्यू अपॉन न्यू इंटू लैम्डा, न्यू से न्यू कट गया, तो m इज इक्वल टू बचेगा h अपॉन लैम्डा। ये ध्यान रखना, काम आता है ये। ठीक। तो ये हमारे क्या हो गया, संवेग हो गया। और जो फोटोन होते हैं एक उदासीन कण होते हैं, ये ना आपके चुंबकीय क्षेत्र में और विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होते हैं। और क्या प्रॉपर्टी है उनकी, जो फोटोन का जो किसी स्रोत से जो फोटोन का जो उत्सर्जन होता है वो कंटिन्यूस ना होकर इंटरमिटेंटली होता है, मतलब रुक रुक कर होता है। ठीक। और फोटोन कण के रूप में उत्सर्जित होकर क्या करते हैं, आकाश में प्रकाश के वेग से चलते हैं। फोटोन क्या, एक पार्टिकल के रूप में होते हैं। ठीक है। और ये आकाश में किस तरीके से चलते हैं, प्रकाश के वेग से चलते हैं। और कॉम्पटन के अकॉर्डिंग फोटोन कण की तरह पैदा होते हैं, कण की तरह ही रहते हैं, और नष्ट होते समय भी इनकी प्रकृति कण की तरह ही होती है, एक पार्टिकल की तरह होती है। ठीक। और जो फोटोन का जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर यानी कि c के बराबर होता है। तो ये हमारी क्या हो गई, फोटोन्स की क्या हो गई, प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम जो मैटर वेव्स होती हैं उनके बारे में, और दी ब्रोगली वेव्स क्या होती हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे।